हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शन का पार्ट नंबर 4। इससे पहले 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने अपलोड किए थे, ये 3 टॉपिक हमने कवर किए थे, ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सम यूजफुल रिजल्ट्स। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने कवर किया था रिलेशंस। सेकंड थर्ड पार्ट में हमने कवर किया था फंक्शंस एंड रियल फंक्शन, मतलब फंक्शंस होते क्या है, उसके डोमेन, रेंज सब हमने डिस्कस किया था। और रियल फंक्शंस, फिर रियल फंक्शन जो जो कि रियल फंक्शंस के सबसेट होते हैं, जिसके डोमेन और रेंज क्या होती है, रियल फंक्शन के सबसेट। अगर आप तीनों पार्ट देख चुके हो तो आपको अच्छे से इन सब की नॉलेज होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 4। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि रियल फंक्शंस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस। ठीक है बच्चों, कुछ स्टैंडर्ड है कि आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल, द मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये 7 फंक्शन हमें गिवन है जो कि स्टैंडर्ड है, प्री डिफाइंड है, पहले से बताया हुआ है कि ये फंक्शन होते क्या है। इन सबको आज हम समझेंगे और फिर अलजेब्रा समझेंगे इनकी, मतलब अगर हम दो फंक्शंस को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट हमारे पास निकल कर आएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझना, ये 7 के 7 फंक्शन क्वेश्चंस में जरूर आते हैं, हमें यूज करने के लिए हमारे क्वेश्चंस में जरूर आएंगे, तो बहुत ध्यान से इनको समझ लेना। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस का 7th टॉपिक, सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है, फर्स्ट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी नाम से ही आप समझ जाओ। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है, आपकी खुद की आइडेंटिटी। ठीक है, ये मैंने सेक्स में भी पढ़ाया था वर्ड आपको, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या, अगर आपका, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था फंक्शन होते क्या है। फंक्शन ये होते हैं, यहाँ पर एक सेट आपका गिवन है, ये सेट आपका गिवन है, आपने कुछ यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया दैट इज एफ एक्स। यहाँ पे मान लो एलिमेंट है x1 x2 एंड सो ऑन। अगर आपने यहाँ पे, तो प्रोसेसिंग होकर, प्रोसेसिंग एक वर्ड होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक न्यू एलिमेंट इससे बन गया। अगर आपके अंदर fx1 प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे y1 आ गया, fx2 आपने डाला, x2 डाला अब इस फंक्शन के अंदर तो y2 आ गया। अब आपको इससे रिलेट कर सकते हो, जैसे कि आपने कैरेट डाली, आपके पास एक जूसर मिक्सर है, आपने यहाँ से कैरेट डाली तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, कैरेट का जूस मिलेगा। आपने यहाँ से ऑरेंज डाला तो आपको क्या मिलेगा, जूस ही मिलेगा। मिलेगा तो जूस ही ना, जो हमारे यहाँ पे फंक्शन है, जो ऑपरेटर है हमारे पास, जो यहाँ पे फंक्शनिंग हो रही है वो तो सेम हो रही है सबके लिए, तो यहाँ पे ऑरेंज का जूस मिल जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। ऐसी फंक्शनिंग तो हमारे पास सेम हो रही है। अगर हमारे पास किसी में दिया हुआ है क्या फंक्शन है, fx इज इक्वल टू एक्स है, फंक्शनिंग सेम हो रही है, पर जो हम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ऑरेंज डाला तो ऑरेंज का जूस आया, कैरेट डाला तो कैरेट का जूस आया, एप्पल डालेंगे तो एप्पल का जूस आएगा। ठीक है, आएगा जूस, क्योंकि फंक्शन इज द सेम, फंक्शन वही है कि काम यही करेगा। अब इस फंक्शन को हम देख लेते हैं, ये काम यही करेगा। ठीक है, एफ एक्स, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, अगर हमने उसमें एफ एक्स डाला तो एक्स ही आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हमने F1 डाला तो 1 आ गया, F2 डाला तो 2 आ गया, F3 डाला तो 3 आ गया, F1.1 डाला तो 1.1 आ गया, F माइनस 3/4 डाला तो माइनस 3/4 आ गया। ठीक है बेटा, तो रियल नंबर्स में से ये रियल स्टैंडर्ड फंक्शन है, रियल फंक्शन है। और रियल फंक्शन की डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में कवर करी थी, वो क्या थी, वो रियल फंक्शंस की डेफिनेशन ये थी कि आपकी, जो हमारे पास डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन, जो हमारे पास हम फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं ना, कोडोमेन, ये दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। ठीक है, तो इसकी ये सारे रियल नंबर के सबसेट्स हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे भी हम रियल नंबर्स का देखेंगे, यहाँ पर भी रियल नंबर्स ही आएंगे, वैल्यूज भी रियल नंबर आएंगे, मतलब ये दोनों सेट हमारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स का ही सबसेट हो जाएंगे। मतलब रियल में से कुछ ना कुछ रेंज हम ले लेंगे इसके अंदर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, रियल टू रियल चलेगा, रियल नंबर से रियल नंबर चलेगा। तो इसके अंदर आप देखो, फंक्शन हमने जो भी डाला वो ही आ रहा है, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। और दिस इज एफ, ये हमारे पास रियल फंक्शन है तो एफ, इसको डिनोट कैसे करेंगे, R2R। और इसका फंक्शन क्या रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे एक्स जो कि आर को बिलोंग करते हैं, जो कि आर को, रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है बेटा, द फंक्शन दैट एसोसिएट्स, और मैं आपको एक बात कहूंगी, आप 2 स्क्रीनशॉट ले लिया करो,
एक तो जब मैं ये शीट रखती हूँ, न्यू शीट आपके सामने आती है, एक तो वो वाला भी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, एक जब मैं उस को पढ़ा देती हूँ ना उस शीट को, उसके बाद भी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? और या फिर अगर साथ के साथ ही नोट बना रहे हो, आप साथ के साथ लिखते जा रहे हो वीडियो को पॉज़ करके, समझ के, जैसे भी, तो फिर उससे तो अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है? द फंक्शन दैट एसोसिएट्स विद रियल नंबर्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है? जो कि रियल नंबर खुद ही आ जाता है आपस में, तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन हम बोलते हैं। इसका मेन ये रहेगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स, एक्स डाला तो एक्स ही आ गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे एक्स के लिए जो कि आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसकी डोमेन क्या हुई? डोमेन होता है ये वाला सेट ना बेटा, डोमेन जिसको हम प्रोसेसिंग के लिए डाल रहे हैं वो होता है डोमेन, ये वाला इधर वाला तो होता है डोमेन। ये तो आर में से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं ना, पूरी आर ले सकते हैं, 1.1, 3.40, -1, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। तो हमारे पास इसके अंदर स्टैंडर्ड है, प्री डिफाइंड है। अगर आपको एक नंबर में 1 मार्क में पूछने को आ जाता है आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और रेंज, अगर वो पूछ रहा है तो दोनों आर आर होती है, क्योंकि पूरी आर में से हम कुछ भी उठा के डालेंगे तो वो ही आ जाएगा सेम एज इट इज। तो पूरी आर, पूरी रियल नंबर्स में से कुछ भी डालो तो पूरा रियल नंबर वही एज इट इज आ जाएगा। तो डोमेन भी वही होएगी और रेंज भी वही होएगा। रेंज हम बेसिकली क्या कहते हैं? जो उसका आंसर आता है, जो उसकी इमेज बनती है, ठीक है बेटा? मैं बार बार इन बातों को रिपीट कर रही हूँ। द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है? देखो इसका ग्राफ भी हम देख लेते हैं। ग्राफ कैसा होता है? आइडेंटिटी फंक्शन का एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है। इसका मीनिंग मैं समझा देती हूँ। जैसे कि देखो 0 0, ये एफ एक्स है, एफ एक्स है और ये एक्स है। अगर हमने यहाँ पे एक्स डाला 0 तो 0 ही आ गया। देखो F0 0। अब हमने डाला F1 1, तो F1 अगर करा तो F1 ही आया। देखो ये भी 1 आ रहा है तो 1 1। ऐसे ही अगर हमने F माइनस 0.9 डाला तो 0.9 कहीं x पे यहाँ पे होगा तो यही आएगा 0.9, तो ये आएगा -0.9। तो जो जो हम डालते जाएंगे वही वही आता जाएगा, जो जो हम डालते जाएंगे तो आंसर वही आएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू वही होगी। और ये जो होता है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है हमारे पास, ठीक है? जो हम फंक्शन के रिलेट में देखते हैं ना, जब हम फंक्शंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये x होता है, ये होता तो y ही है, लेकिन हमारे पास अब जैसे हमने एफ एक्स वैल्यू डाली वो x के इक्वल आ रही है, पर हम ऐसे मान सकते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जो y की वैल्यू आ रही है, जो एफ एक्स। अब ये तो चलो आइडेंटिटी फंक्शन है, मैं कोई और फंक्शन ले लेती हूँ, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। ये आइडेंटिटी नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अब 3 माइनस एक्स ले लेती हूँ। अब हमने 1 डाला तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स 1, सॉरी 3 माइनस एक्स, दैट इज 3 माइनस 1, दैट इज 2, ठीक है? अब 1, अब x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे? 1, और एफ एक्स की वैल्यू क्या आई? 2। जब x 1 है तो एफ एक्स क्या है? 2 है। तो हम कहाँ से प्लॉट करेंगे? जब x 1 है तो एफ एक्स क्या होगा? जब x 1 है तो एफ एक्स मतलब y की वैल्यू यहाँ से लेंगे 2, 2 ली, तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ। ये हमारा ये है एफ एक्स, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? ये एफ एक्स नहीं है बेटा, ये एफ एक्स है। ये हमारे पास एफ एक्स हमने प्लॉट किया, एफ एक्स हमने ये प्लॉट किया आपका, ठीक है? ये एफ एक्स है, इसका ग्राफ ये है। तो इन दोनों की जब वैल्यू मिलाई हमने x की, यहाँ से जो भी वैल्यू आई, तो ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है दिस इज द, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये जो ग्राफ बन रहा है ये हमारा एफ एक्स होता है, इज इक्वल्स टू y होता है, ठीक है? इसको इज इक्वल्स टू y क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो y की वैल्यू है वही हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं ना। जो अगर जैसे हम मेरा x तो 1 था और y क्या आया? एफ एक्स क्या आया? 2 आया। तो हमने y में चेक करी ना, तो 2 कहाँ पर है? 2 कहाँ पर है? तो ये पॉइंट हमारा बना, ठीक है? ऐसे अगर हम 2 पे चेक करेंगे, 2 पे क्या हुआ? 3 माइनस 2 दैट इज 1। अगर हमने 2 पे चेक करा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका ग्राफ ये पॉइंट आ रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा आपको। अगर आप इसको ढंग से प्लॉट करोगे ना तो ये होगा। ये क्या है हमारे पास? एफ एक्स। ये हमने एफ एक्स प्लॉट किया, अपना फंक्शन प्लॉट किया, ठीक है? समझ आ रही है आपको बात? तो आपको जो मेन लर्न करना है ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन का पार्ट नहीं था। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज आर। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपको ना 1 मार्क वाले में 4 ये प्लॉट करके दे देगा, ठीक है? चार कोई भी चारों फंक्शन के, जो भी अब हम स्टैंडर्ड फंक्शन आगे पढ़ेंगे ना, चार चार ग्राफ प्लॉट करके दे देगा किसी भी टाइप के, और पूछेगा इसमें से आइडेंटिटी फंक्शन का कौन सा है, और आपको टिक करना होगा। ये ए पार्ट, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है? इसके अंदर से आपसे कुछ भी पूछ लेगा।
तो आइडेंटिटी फंक्शन का कौन सा है बेटा, ये वाला है जो इधर से जा रहा है, जो इधर से जा रहा है वो नहीं है, दैट इज रॉन्ग। जो इधर ये वाला आपका क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ये है। तो आपको दो चार चीजें ध्यान रखनी होती है, मेन मेन जो पॉइंट होते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, डोमेन इज आर, रेंज इज आर, क्योंकि हम पूरी डोमेन में पूरी रेंज आर रियल नंबर पे कुछ भी कर सकते हैं, एंड दिस इज अवर ग्राफ। ये आपको ध्यान रखना है। कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करने को आते हैं, कहीं ना कहीं ये यूज हो जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग में भी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चंस की, आप प्रो हो जाओगे। ठीक है बेटा, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप प्रो होते चले जाओगे, और आपके एग्जाम तक आप प्रो हो जाओगे, अगर आप सारी वीडियो इसी तरीके से देखते रहे तो। ठीक है बेटा। अब आ जाता है सेकंड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट से मीनिंग समझ लो, कांस्टेंट क्या होता है, जो चेंज नहीं होता। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, जो चेंज नहीं होता। तो इसके अंदर हमारा फंक्शन क्या बना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, और इसके अंदर सी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है। मान लो लेट सपोज कि हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी है, उसके अंदर हमारे पास सी क्या गिवन है, 2.5 है। तो अब हम एफ में कुछ भी डाल लें, जीरो डाल ले, तब भी वो फंक्शन होके, वो ऑपरेशन होके, उसका बीच में से कुछ भी फंक्शन का होके वो क्या आएगा, सिर्फ 2.5 आएगा। सबकी सुई यहीं रुक जाएगी, सबकी सुई यहीं रुक जाएगी, कहाँ पर, 2.5 पर। तो इसका एक ही आंसर हुआ 2.5। अब यहाँ पे हम 2.5 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2.5 तो मैंने एज एन एग्जाम्पल दिया है आपको, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। यहाँ पे हम सी को, कांस्टेंट को किससे लिखेंगे, सी से लिखेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है, एफ फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर बाय, क्योंकि सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है। एफ एक्स, अगर हमने एफ एक्स किया, एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ से हमने ली, इस वाले आर में से एक्स की वैल्यूज हम ले रहे हैं कोई भी, तो सी ही आ रहा है, वही आ रहा है फॉर ऑल। इस साइन का मीनिंग क्या होता है, फॉर ऑल। फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू आर, सी भी आर को ही बिलोंग करेगा। सी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इमेज फॉर एवरी एक्स, किसी भी एक्स की, देखो इमेज सिर्फ क्या बन रही है यहाँ पे, सी बन रही है। अब सी की वैल्यू डिपेंड करती है उस टाइम उस क्वेश्चन की क्या आ रही है। अब इसके अंदर डोमेन देख लेते हैं। डोमेन तो हमारी पूरी आर हो सकती है ना बेटा, डोमेन हमारी क्या हो सकती है, पूरी आर हो सकती है, क्योंकि हम पूरे रियल नंबर्स में से कुछ भी डोमेन कोई भी डाले, जैसे कि हम 0 करें, 1 करें, 1.1 करें, -3/4 करें, -5/6 करें, -6/5 करें, कुछ भी करें, ये हमारे क्या है, डोमेन है। तो डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की आर होगी। लेकिन रेंज देखो, रेंज क्या होती है, जो कि किसी ना किसी की इमेज है, बस एक सी ऐसा है जो कि उसकी इमेज बन रही है हर किसी की। तो हमारी रेंज क्या होगी, हमने यही पढ़ा था ना, जो यूज वाले होते हैं, जो किसी ना किसी की इमेज होती है, बाकी सारे खाली पड़े हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है। पूरे रियल नंबर में सारे खाली पड़े हैं हमारी कोडोमेन में, लेकिन सिर्फ सी ही हर एक की इमेज बन रहा है, हर एक एलिमेंट की इमेज बन रहा है। तो हमारे पास रेंज क्या हुई, सी एलिमेंट, ओनली सी एलिमेंट। तो इसको ऐसे सेट्स के कर्व्ड में हम दिखाएंगे, सी एलिमेंट। और बेटा मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी और सेट्स में भी मैंने डिस्कस किया था, पैरेंथेसिस, क्लोज ब्रैकेट, और ये डिस्कस करे थे मैंने तीनों ब्रैकेट्स। तो ये हमारे पास होता है ओपन इंटरवल, ये होता है क्लोज्ड इंटरवल, और ये होता है सेट्स के लिए, सिर्फ ये एलिमेंट्स शो करता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया है। अब इस ग्राफ के अंदर आप देखो, अब इसके अंदर ग्राफ क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। देखो हमने 1 डाला तब भी 4 आई वैल्यू, 2 डाला तब भी 4 आई, 3 डाला तब भी 4, और इसके बीच की वैल्यू डाली, देखो इनके इसमें कुछ भी हम 1.5 वगैरह कुछ भी लिया तब भी 4 आ रही है। जो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर है ना, इन दोनों के बीच में भी सब में 4 आ रही है। कोई भी वैल्यू हम रियल नंबर से लेके कोई भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू 4 आ रही है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, 4 है। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, हमसे कोई रेंज पूछे, तो हमारे पास क्या आएगी, इसकी 4 आएगी, इसकी रेंज क्या आएगी, 4 आएगी। अगर इस वाले क्वेश्चन में हमसे बात करता है, अगर वो कहता है इन द कांस्टेंट फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो रेंज क्या है, एक सिंपल सा उसने क्वेश्चन दे दिया आपको कि एफ एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक क्या है, कांस्टेंट फंक्शन वर्ब दिया, और इसके अंदर क्या, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 फॉर ऑल 4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी रेंज क्या है, हमारे पास 4 है, और डोमेन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, आर है, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, इसमें से कोई भी वैल्यू डाले तो वो आर ही, सी ही आ रहा है, मतलब 4 है। इस वाले क्वेश्चन में 4 है, पहले वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें 2.5 का दिया था, कुछ भी हो सकता है वो, बस एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये दो चीजें हमें समझ आ गई। फर्स्ट हमने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा हमने पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल फंक्शन थे। थर्ड हम आ जाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन पे। पॉलिनोमियल तो आप पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास में आपको इंट्रोड्यूस करवा दिए गए थे पॉलिनोमियल्स। ठीक है,
अब उसके अंदर वो एक फंक्शन है, जैसे कि आपको देखो इस टाइप का कोई फंक्शन गिवन होगा, इस टाइप का एक फंक्शन गिवन होगा। हम पॉलिनोमियल को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते थे ना, जैसे कि आप मान लो फंक्शन हमें गिवन है 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये इस टाइप के पॉलिनोमियल के वे में हमें फंक्शन गिवन है, ठीक है। ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि ये जो पावर होती है ये नेगेटिव नहीं हो सकती ना, ठीक है। इसको हमने क्यों लिखा, n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि जो x की पावर है, देखो n को हम क्या ले रहे हैं, उसकी पावर ले रहे हैं, तो वो तो बढ़ेंगी ना बेटा, नंबर नॉन नेगेटिव ही रखेंगे उनको। देखो जीरो से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3, ये बढ़ रही है। देखो यहाँ पे भी x की पावर जीरो थी ना, यहाँ की x की पावर 1 है, तो ये हमारे पास बढ़ रही है, तो हमने इसको इसलिए नॉन नेगेटिव ही रखा है, क्योंकि ये सिर्फ पावर्स दिखा रहा है, ये कॉन्स्टेंट्स के नंबर दिखा रहा है बस हमें, और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। और ये सारे किसको, जो A0 A1 A2 AN, ये सारे किसको बिलोंग करते हैं, आर को ही, रियल नंबर्स को ही तो बिलोंग कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर आप देखो, डोमेन एंड रेंज डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अब जो पोलिनोमियल फंक्शन है और इसके बाद का एक फंक्शन और आएगा रेशनल फंक्शन, इनकी जो डोमेन और रेंज किस पे डिपेंड करती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करती है। ये आपने पार्ट 3 में भी देखा होगा, जब मैंने डिस्कस किया था आपके साथ रियल वैल्यूज, रियल वैल्यूड फंक्शंस जब हमने पढ़ने स्टार्ट करे थे, तब मैंने इनका आपको फाइंड आउट करना सिखाया है कि पोलिनोमियल की हम रेंज और डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके मैंने वहां पे समझाया है, ठीक है। तो आप उसको जरूर देख लेना, और हम यहाँ पे तो पढ़ ही रहे हैं। अब इसके अंदर देखो, डोमेन एंड रेंज किस पे डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, किसमें, पोलिनोमियल क्वेश्चन में, पोलिनोमियल फंक्शंस में। अब इसके अंदर मान लो एक ही हमें ये एग्जांपल मैंने दिया है, R2R है, रियल वैल्यूड फंक्शन, हमारा रियल फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसके अंदर x मान लेते हैं, रियल नंबर से कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 यही ले लेती हूँ, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए। अभी तो -6 -7 और -5.5 -4.1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 25, x -4 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25, देखा आपने, ठीक है। अब इसके लिए मैं ना आपको डोमेन और रेंज निकाल कर दिखा रही हूँ आपकी, इसकी डोमेन और रेंज मैं यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके दिखा रही हूँ। दिस टेबल इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ओनली फॉर फ्यू नंबर्स। यहाँ पे तो हम थोड़े से नंबर लिख पाए, हम तो इन्फिनाइट नंबर के लिए दिखाएंगे ना। अगर हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल फंक्शन है, तो हमारे पास तो रियल में इन्फिनाइट होते हैं, तो हम तो इन्फिनाइटली एक जनरल, इसमें कहते हैं एक जनरल हमें रिजल्ट देना होता है। जो हमने पहले पढ़े थे ना फंक्शन, जो स्टार्टिंग में हमने इंट्रोड्यूस करे थे कि फंक्शन क्या होते हैं, उसमें तो हमें 4 एलिमेंट दे दिए, ठीक है जी। इसका इसके साथ बन रहा है, इसका इसके साथ बन रहा है, इसका इसके साथ बन रहा है, हमने बता दिया कि किसका किसके साथ बन रहा है, क्या डोमेन है, क्या रेंज है, क्या कोडोमेन है, क्या कौन किसकी इमेज है। पर इसके अंदर हमें एक जनरल सोल्यूशन देना होता है। रियल रियल जो होते हैं ना, रियल फंक्शन जब बन जाते हैं, तो उसमें डिफरेंस बेटा यही आता है कि हमें जनरली बताना होता है। अब ये देखो, अभी तो सिर्फ फ्यू नंबर्स के लिए है, तो अब हम -6 का स्क्वायर भी कर सकते थे, 6 का स्क्वायर भी कर सकते थे, 7.1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, -7.2 का भी, सारे नंबर आएंगे एंड सो ऑन, ऐसे तो चलता ही रहेगा, समझ रहे हो। तो इसकी डोमेन देखिए आपने क्या हो सकते है, डोमेन में तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। जब हम फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं, तो ये आ रहा है, फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, -6 का स्क्वायर, ये है ना हमारी डेफिनेशन फंक्शन की, फंक्शन की डेफिनेशन ये दी हुई है, तो ये 36 आ रहा है। तो इसके अंदर हमारा रियल नंबर, डोमेन तो क्या है, रियल आ रही है, डोमेन में तो सारे नंबर जा रहे हैं, पर रेंज देखो, आपने कुछ नोटिस किया कि रेंज सिर्फ पॉजिटिव आ रही है, समझ रहे हो बेटा, सिर्फ पॉजिटिव आ रही है। और अच्छा, हम यहाँ से 14916 भी नहीं लिख सकते। अगर आपका 7.1 का स्क्वायर है, तो इसका कुछ पॉइंट में ही आएगा ना आंसर, कुछ पॉइंट में ही आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जो कि हमारे पास, अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, जीरो से लेकर इधर वाले पॉजिटिव वाले सब कुछ है, छोटे मोटे, इसके अंदर कोई भी रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, पॉइंट वाले आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा पास नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा, इधर नहीं जा रहा हमारा आंसर। अगर हमारे पास ये सेट है, तो हमारे पास, और ये सेट है इधर, तो हमारे पास जब ऑपरेशन हो रहे हैं, इस पे फंक्शन एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे जीरो है, जीरो का तो जीरो पे जा रहा है, और सबका
सिर्फ पॉजिटिव वालों पे जा रहा है, सिर्फ पॉजिटिव वाला, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ऑल नॉन नेगेटिव, ठीक है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर में जीरो से ही आ जाएगा। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, जीरो टू, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी, पॉजिटिव वाली इन्फिनिटी तक जा रहा है। इधर नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, इधर पॉजिटिव होती है। और हमने पढ़ा था सेट्स में पढ़ा था हमने, तो उसके अंदर हम कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं इन्फिनिटी के अंदर, ठीक है। तो हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, या और कैसे लिख सकते हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं ना। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ क्या होगी, एक्स स्क्वायर होगी, जब एक्स बिलोंग करेगा आर को, ठीक है। एक्स स्क्वायर होगी ना उसकी रेंज, अगर एक्स कुछ भी है तो उसकी रेंज आती रहेगी। यहाँ पे एक्स है 1 तो 1 आ गई, 2 है तो 4 आ गई, 1.1 है तो 1.21 आ गई, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास रेंज निकलती रहेगी। तो हमारे पास ये तरीका है इसको लिखने का, और ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसका मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड है, मैं ये नहीं कह रही कि पॉलिनोमियल फंक्शन का यही ग्राफ होगा, मैं कह रही हूँ इस वाले पर्टिकुलर पॉलिनोमियल फंक्शन का मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं तो क्या होएगा, ये होएगा। देखो यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया, देखो 0 पे 0, 1 पे 1, और -1 पे भी तो 1 ही आ रहा है ना बेटा, ठीक है। और 2 पे 4 आ गया, 2 पे 4 आ गया, और -2 पे भी पॉजिटिव का ही 4 आ रहा है, -2 पे भी पॉजिटिव का ही 4 आ रहा है। तो इधर से एक इधर जाएगा, ये v बनता है इसका, ठीक है, v बनता है इस वाले का। और जो भी आपका दिया होगा फंक्शन, अभी आप ये कंफ्यूज नहीं होना, मुश्किल वाले आ जाएंगे तो मैं उसको ग्राफ कैसे प्लॉट करूंगा, ऐसा आ जाएगा तो वैसे कैसे करूंगा। ये ना जो मेन क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ये बच्चे को परेशान कर देते हैं, और जो ना इनिशियली बच्चे ये चीजें सोचते हैं ना, वो फिर परेशान ही रहते हैं। तो अभी जो आपको समझाया जा रहा है उसको अच्छे से समझने पे फोकस करो। मैं बार बार हर वीडियो में ये बात रिपीट कर देती हूँ, जो अभी मैं समझा रही हूँ उसको समझने पे आप फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि इधर से उधर से इधर से उधर से पकड़ के आ जाएंगे। बहुत अच्छे डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं जो आप सोल्व कर पाओ, जिनका ग्राफ बन पाए। ऐसे नहीं इतनी बड़ी बड़ी टीम बेटा वहां पे पढ़ी लिखी बैठी जो आपके क्वेश्चन पेपर सेट करिए, ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो आपका सोल्यूशन होगा, जो आपने पढ़े होंगे, और जो पिछले सालों से क्वेश्चन जब आ रहे हैं ना, तो मीनिंगफुल क्वेश्चंस आते हैं, मीनिंगलेस क्वेश्चन नहीं आते, और हम मीनिंगलेस बातें सोच लेते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। आ गया, अभी तक 3 पढ़े, फिर मैं रिवाइज करवा रही हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन जो खुद की आइडेंटिटी देता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। कॉन्स्टेंट फंक्शन जो कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक ही रहेगी। थर्ड इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। फोर्थ इज द रेशनल फंक्शन, ये भी कैसा है, पॉलिनोमियल का। रेशनल का मीनिंग क्या होता है, रेशनल नंबर p बाय q होता है, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर समझ लो आप, अब इसके अंदर एक ऊपर पॉलिनोमियल एक नीचे पॉलिनोमियल, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये आपका रेशनल फंक्शन है। और gx इसके इक्वल 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए बताओ, क्योंकि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट कर देगा। ये तो हम रेशनल नंबर में भी कहते हैं, अगर नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है दैट इज ये रियल नंबर्स को बिलोंग ही नहीं करेगा ना बेटा, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये कंडीशन आएगी ही आएगी जहां पे भी हम रेशनल फंक्शंस का नाम देंगे, ठीक है। अब रेंज एंड डोमेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, अब इसकी रेंज और डोमेन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपको, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। अब इसकी डोमेन की बात करें, ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है ना तो इजी रहेगा आपके लिए। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, पर एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एफ एक्स क्या आ जाएगा, 1/0 हो जाएगा, जो कि क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम x की वैल्यू, अगर हमारे पास ये वाला सेट है, फंक्शन क्या है हमारा R R में तो सारी वैल्यूज हैं, पर हम इस सेट में से अगर 0 एक्सक्लूड कर दें तो वो हमारी क्या बनेगी, एक डोमेन। हम इसमें से 0 को हटा देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, इस रियल नंबर में से हम 0 को बाहर फेंक देते हैं, तब तो हमारा फंक्शन सही रहेगा ना। अगर हमने फंक्शन में ही 0 डाल दिया तो वो क्या हो गया, 1/0 हो गया, जो हमारा रॉन्ग हो जाएगा ना, तो हम डोमेन में ही नहीं रख सकते उसको। तो हमारे पास डोमेन क्या हो गई,
डोमेन ऑफ एफ हमारे पास क्या हो गई, पूरा रियल नंबर, बट हमने किसको माइनस किया, 0 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास डोमेन आ गई इस वाले फंक्शन के लिए। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज बेटा मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जब हमें रेंज फाइंड आउट करनी होती है ना ऐसे क्वेश्चंस की, पॉलिनोमियल्स की और ये p बाय q वाले फॉर्म की, तो हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कर देते हैं। अब y की वैल्यू क्या है, एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू है 1/x। अब x हम इसको ऐसा एडजस्ट करते हैं तो बहुत इजी है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगी और मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। x है, x को तो इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इधर ऐसा कोशिश करते हैं कि पूरा y की फॉर्म में बन जाए, तो बहुत इजी है, x इधर गया y इधर आ गया, तो अब x है इधर लेफ्ट हैंड साइड और पूरा यहाँ पे किसकी टर्म्स है, y की टर्म्स है। अब y को चेक करते हैं हम, ठीक है, अब y को चेक करते हैं कि कहाँ पे ये इनडिटर्मिनेट हो रहा है। अब एट y इज इक्वल्स टू 0 भी ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा ना x, ये क्या बन जाएगा, x विल बी 1/0, जो कि हमें नहीं बनाना। तो हमारे पास रेंज भी क्या हुई बेटा, इसके अंदर रेंज भी क्या हुई हमारी, 1 पूरे r में से 0 को माइनस कर देंगे, रेंज भी सेम आई हमारी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे y भी हमारे पास 0 ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी 0 नहीं रहेगा, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डोमेन और रेंज आई, r में से हम 0 हटा देते हैं, तो हमारे पास कोई इश्यू ही नहीं रहेगा, कहीं पर भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, सारे रियल नंबर्स हम ले लेंगे, सारे रियल्स ही आएगी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ था एग्जांपल में, उसको भी देख लेते हैं। एफ एक्स क्या गिवन है हमें पास, 2x माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो, अब इसके अंदर देखो आप, एफ एक्स है, अब इसके अंदर यहाँ से चेक करो कि हमारे पास क्या नहीं हो चाहिए। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 3x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, -2/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। x सारी वैल्यू ले सकता है, सिर्फ अगर यहाँ पे हमने -2/3 कर दिया ना, तो ये पूरा 3x प्लस 2 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डोमेन क्या हो गई, डोमेन ऑफ f क्या आ गई, r -2/3। ठीक है, ये एलिमेंट हमने माइनस कर दिया, इस वाले सेट में से हमने -2/3 को निकाल ही के फेंक दिया बाहर, इसमें है ही नहीं, ये है ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब रेंज की बात करेंगे, तो रेंज के लिए बेटा वही, इसको हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब y एफ एक्स क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3x प्लस 2। अब हमें कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करनी है कि यहाँ पे x आ जाए और यहाँ पे सारी टर्म्स y में हो। देखो हम कैसे करेंगे, ये इधर चला जाएगा 3x प्लस 2, 2x माइनस 3x y प्लस 2y, 2x माइनस 3, x वाले इधर ले आएंगे टर्म्स, -2x -2y -3y वाली इधर ले गए। अब इधर से कॉमन निकल रहा है हमारे पास x, 3y -2 -3। अब x क्या आ गया आपके पास, -2y -3, 3y -2। देखो आ गया ना जो मैंने कहा था यहाँ पे कि x आ गया पूरा y की टर्म्स में, मतलब राइट हैंड साइड सिर्फ y की टर्म्स है और इधर सिर्फ x है, हमें ऐसा लेके आना है। अब इसका डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं, अब इसको भी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं ला सकते ना हम। ठीक है, क्योंकि देखो इसका मीनिंग मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म में क्यों नहीं ला सकते। अब यहाँ पे देखो आपको दो सेट हैं, हमने कहा कि अगर यहाँ पे हमारे पास -2/3 होता है, और ये हम सिर्फ किस में काम कर रहे हैं, रियल नंबर्स में काम कर रहे हैं, ये भी रियल नंबर्स हैं और ये भी, यहाँ पे भी रियल नंबर है। अब रियल नंबर में अगर हमने -2/3 ऑपरेशन के लिए डाल दिया, फंक्शन के अंदर डाल दिया, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा ना निकल के कि यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। क्या वो यहाँ पे बिलोंग कर रही है, क्या इसकी इमेज यहाँ पे मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो हम इसको पहले ही फेंक देते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, y की वैल्यूज होती है ना फंक्शन ऑपरेट करने के बाद, हमने इसको y माना है ना, तो अगर इसके अंदर हम कोई भी एक ऐसी वैल्यू डाल दें कि इस यहाँ पे जो इसकी प्री इमेज है, x क्या है, इसकी प्री इमेज है।
अगर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाए तो यार रियल नंबर में क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं है। तो ये इसका रिवर्सिवर है, बस ये समझो। अब हम यहाँ पे प्री इमेज चेक कर रहे हैं, कहीं उसकी प्री इमेज तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ जाएगी, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो 3y माइनस 2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2/3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इसकी रेंज क्या हो गई बेटा, इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज ऑफ f पूरा रियल नंबर में से माइनस कर दिया 2/3। समझ आ रहा है, इधर से हमने माइनस कर दिया 2/3, ये इसकी रेंज है। सिर्फ 2/3 से इसको प्रॉब्लम है, और किसी से इसको इश्यू नहीं है। सिर्फ 2/3 हो जाएगा तब डिनोमिनेटर में ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, ये एक्स है, जो कि यहाँ पे इसकी प्री इमेज हो जाएगी। तो जो प्री इमेज वाला सेट है उसमें भी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म अलाउड नहीं है, वो भी तो रियल नंबर को फिर बिलोंग नहीं करेगी। समझ रहे हो ना बेटा? बेटा रिपीट करके दोबारा सुन लेना, और अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आ रहा है, मैम आपका ये पॉइंट यहाँ पे समझ नहीं आया, आप कमेंट कर देना। मैं इसलिए ना बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो है। अगर हमारे पास बच्चे होते हैं, जब मैं पढ़ाती हूँ ना बच्चों को अपनी क्लासरूम में, तो वो तो बच्चे प्रॉब्लम पूछ लेते हैं और उनके हाँ ना से मेरे को पता भी लग जाता है कि उनको समझ आ गया, ठीक है। अब ये देखो, फिफ्थ को क्या आया हमारे पास, मॉड्यूलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल से दो से क्या बना, रैशनल फंक्शन। और उन दोनों में क्या थी, डोमेन और रेंज डिपेंड करती है क्वेश्चन और टू क्वेश्चन पे, मॉड्यूलस में, सॉरी उसमें पॉलिनोमियल में और रेशनल में। अब आता है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन है। मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि अगर हमने कोई भी x डाला तो ये मोड ऑफ x से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मोड ऑफ x क्या है, जब x की वैल्यू, कंफ्यूज मत होना, ये ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देता है। ये तो बच्चों को पता ही है पहले से कि मॉड्यूलस का मीनिंग क्या होता है, मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देता है हमें। तो ये x देगा जब x ऑलरेडी पॉजिटिव है। देखो x 0 है या फिर 0 से ग्रेटर है, मतलब कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्या देगा, x देगा। अगर वो नेगेटिव है तो माइनस x देगा। अब अभी थोड़ा शांति रखो, पेशेंस रखो, मैं इस पॉइंट को समझाऊंगी कि मैम ये माइनस x तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगी, ध्यान रखो। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको लर्न कर लो। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 is called the modulus function. Is the in this function always positive value, ये हमेशा क्या देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम फर्स्ट वाले स्टेप की बात कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है। एफ एक्स क्या है, एक्स है। जब एफ एक्स 1 है तो एफ 1 की वैल्यू 1 है, एफ 0 है तो 0 है, एफ 2 है तो 2 है, मतलब कि एफ 1 है तो मॉड ऑफ 1 और ये 1, एफ 2 है तो मॉड ऑफ 2 2, एफ 0 है तो मॉड ऑफ 0 दैट इज 0, एफ 1.1 2 3, अगर ऐसा कोई नंबर है मान लो तो 1.123 दैट इज 1.123 है तो पॉजिटिव ही ना, ठीक है। अब अगर x लेस देन 0 है, जहां पे हमें कंफ्यूजन थी, अब आप देखो x ऑलरेडी ही नेगेटिव है, x क्या है बेटा, ऑलरेडी नेगेटिव है। अब इसके अंदर हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, अगर हमने नेगेटिव डाला तो हमारे पास क्या है, मोड ऑफ -1, ठीक है, मोड ऑफ -1। अब हमारे पास x क्या है, x को चेक करो, x लेस देन 0 है, x को चेक करो, x लेस देन 0 है ना, हाँ। तो इसके अंदर बेटा, तो अब इसको हम जब इससे मोड के इस साइन से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ x, x क्या है, -1 है, ठीक है। अब हमने इसको ब्रैकेट कर दिया, अब माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। आप समझ आया आपको ये फंडा, माइनस ऑफ एक्स इसलिए लिखा ताकि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू नेगेटिव थी उसको माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। आप बिना सोचे समझे, अगर आपको मोड में ये दे रखा है तो आप ये लिख सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। समझ रहे हो, मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी बाहर आके। बस उसको लिखने का स्टेप समझाया है कि इसका मीनिंग क्या हुआ, ये नेगेटिव है, x इज लेस देन 0 है तो क्या होएगा, माइनस, और x आएगा, x की वैल्यू क्या है, -2.5 है,
अब माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए तो 2.5 आ गया। देखो -2 का ऐसे हुआ 2 आ गया, -3.5 माइनस माइनस 3 पॉजिटिव बन गया। समझ गए? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला थोड़े से पेशेंस रखा करो बेटा। अब इसके अंदर देखो आप, ठीक है। सो एज यू कैन सी, आप देख सकते हो कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। इसको क्या बोलते हैं इस फंक्शन का? अनदर नेम भी है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। द मॉड्यूलस फंक्शन भी है और एब्सोल्यूट वैल्यू, एक एब्सोल्यूट वैल्यू देगा मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? ऐसे होगा। देखो पॉजिटिव का 2 डाला तो 2 आएगा, तो वही ना 2 आ गया, 3 डाला तो 3 आ गया, 4 डाला तो 4 आ गया, ये हमारे पास वैल्यू देगा। -2 डाला तब भी पॉजिटिव ही 2 आया ना बेटा, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या है? आर है, क्योंकि हम पूरे उसपे से नंबर लाइन में ये इधर के सारे नंबर हम डाल सकते हैं, रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, इसमें सब आ जाएगा। और रेंज ऑफ एफ, ठीक है। रेंज क्या हुई? आर पॉजिटिव, मतलब ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। उसी नंबर का क्या आया? नॉन नेगेटिव आ गया, ठीक है। आर, आर प्लस आएगा 2, 2 प्लस का 2 3 प्लस का 3 4 प्लस का 3, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। इस टाइप से नंबर बनेंगे। तो इसकी हमारे पास डोमेन क्या रहेगी? आर रहेगी, रेंज क्या रहेगी? आर प्लस रहेगी, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ही रहेगी। गॉट द पॉइंट? ठीक है बेटा। देखो डोमेन हमारे पास आर है, जिसके अंदर एक्स बिलोंग कर रहा है आर को। रेंज एफ है, आर प्लस या ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, या फिर एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0। 0 से स्टार्ट होएगी, सारे नंबर आ जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके रेंज ही लर्न कर लेना बेटा। ये इस फॉर्म में भी, इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है, इनमें भी एक बार लर्न कर लेना, समझ के कर लेना, मतलब ये एक एक नंबर में आ जाते हैं बेटा, इनको समझ लेना। और या फिर आपके क्वेश्चन में भी डायरेक्ट, अगर मान लो 3 नंबर का भी क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें अगर ये डेफिनेशन ये भी दे दी ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए किसकी रेंज है। ये हमें रेंज गिवन है किसकी? मॉड्यूलस फंक्शन की, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी एक पढ़ लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन की। हमारा एक्स स्क्वायर होता है ना, जब भी उसका अंडर रूट करते हैं तो क्या आता है? मोड ऑफ एक्स आ जाता है। जैसे कि हमने कोस स्क्वायर का किया अंडर रूट, तो मोड ऑफ एक्स आ गया। मोड ऑफ एक्स कैसे? देखो अभी वैल्यू टू वैल्यू डिफाइन करता है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो कोस एक्स का ग्राफ है वो ये होता है, ठीक है। ये होता है, यहाँ पे 0 होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, ये पाई होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये 2 पाई होता है। इसके बाद फिर दोबारा रिपीट करने लगता है, ठीक है। ये हमारा cos x का ग्राफ होता है। देखो 0 से π/2 में cos x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही निकाला उसने। अब इसको वैल्यू तो देनी है ना पॉजिटिव ही, क्योंकि मोड फंक्शन है। तो इस, और यहाँ पे देखो π/2 से पाई तक क्या है? नेगेटिव वैल्यू है, पर उसको पॉजिटिव देनी है क्योंकि वो मोड के अंदर है, तो वो माइनस cos x कर देगा। वही जो मैंने माइनस का फंडा बताया ना, मान लो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या वैल्यू आ सकती है? मान लो -1/2 आ रही है, इसके बीच में -1/2 आ रही है वैल्यू, जब π/2 से पाई के बीच में ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। तो -1/2 की दे देगा माइनस, तो 1/2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑलवेज टेक द इंटरवल्स अकॉर्डिंगली दैट द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी, वो इंटरवल ऐसे ही अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा ये मोड ऑफ एक्स में, कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सिग्नम फंक्शन पे। हमारा सिक्स्थ फंक्शन क्या है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम बहुत इजी फंक्शन है, मोड से ही रिलेट कर रहा है। सिग्नम फंक्शन बहुत इजी है। इस सिग्नम फंक्शन की ये डेफिनेशन है, इसको, ये सिंपलेस्ट है इसकी, वैसे ये डेफिनेशन है। सिग्नम फंक्शन क्या है? दो चीजों के लिए बात कर रहा है, एक जब वो 0 के इक्वल है, एक बार नहीं है। जब 0 के इक्वल है तो 0 0 दे देगा वो, और जब वो 0 के इक्वल नहीं है तो वो क्या देगा? मोड ऑफ एक्स बाय एक्स देगा, ठीक है। अगर हमारी इस पे ऑपरेशन है, ये फंक्शन है, तो क्या देगा? मोड ऑफ एक्स बाय एक्स। अगर हमने एफ एक्स को ऑपरेट कराया, अगर हमने एफ वन को ऑपरेट कराया, तो क्या देगा? मोड ऑफ 1/1, ठीक है। अब इसके सिंपलेस्ट फॉर्म देख लेते हैं।
अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसी से बन के आया है, ये अलग नहीं है, इसी से बना है। इससे बना है वो भी मैं समझा रही हूँ आपको। जब x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, हमें ये फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, 1। जब x की वैल्यू 0 है तो 0, जब x लेस देन 0 है तो -1 आएगी। अब 1 मिनट रुको, अब ये भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो हमारा फंक्शन क्या है, मोड ऑफ x बाय x, दैट इज मोड ऑफ 0 बाय 0, मोड ऑफ 0 0। अभी हम मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ के आए ना, पॉजिटिव है, 0 का 0 ही आएगा, तो ये क्या आ गई, 0 आ गई वैल्यू। तो जब x की वैल्यू 0 है तो हमारे पास fx क्या आएगा, सिग्नम फंक्शन में 0 आएगा। जब ग्रेटर देन वो 0 है तो हमारे पास x की वैल्यू 1 है, चलो 2 ले लेते हैं। तो अब देखो fx क्या आ रहा है, 2 mod बाय 2। अब पॉजिटिव वाला है, ग्रेटर देन 2, x क्या है इसके अंदर, ग्रेटर है, तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कट गई तो क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे आप कुछ भी ले लो, 3.4 ले लेती हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ 3.4। ठीक है, मोड फंक्शन तो आप पढ़ आए ना, तो 3.4 बाय 3.4 इज इक्वल्स टू 1, कैंसिल होके 1 आ रहा है। सब में कोई भी नंबर लो आपस में कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक है, और अब देख लेते हैं थर्ड, जब x लेस देन 0 है, जब x की वैल्यू -1 है, -1 है तो क्या आएगा बेटा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x बाय x। ठीक है, तो -1 बाय 1 बाय -1, x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पे भी -1 आएगा। अब ये मोड की वजह से क्या हुई, ये पॉजिटिव हो गई, माइनस -1 बाय 1 -1 हो गई, ये पॉजिटिव बाय -1 हो गई। अब ये कैंसिल हुआ तो 1, तो -1 आ गया ना, नीचे वाला माइनस तो रह गया ना बेटा। ऐसे देखो, x इज इक्वल टू -3 ले लिया चलो मैंने, तो f ऑफ -3 क्या हुआ, मोड ऑफ -3 बाय -3। ठीक है, अब ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये तो नेगेटिव रह गया, अब इसको कैंसिल करा, 1 आ गया, तो माइनस तो नीचे वाला तो 1 रह गया ना, तो इसलिए -1। इसलिए हमारी डेफिनेशन में हमने दिखाया कि जब भी नेगेटिव वैल्यू होती है, जब लेस देन 0 होता है ना नेगेटिव में, तो -1 आता है, क्योंकि वो मोड की वजह से ऊपर वाला तो पॉजिटिव हो गया, पर नीचे वाला नेगेटिव तो आएगा ना हमारा, तो -1 हो जाता है, और पॉजिटिव वाले में 1 रह जाता है, और 0 पे 0 रह जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। अब इसका ग्राफ, डोमेन, रेंज हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका देखो डोमेन, रेंज, डोमेन क्या हुई, पूरा आर ले सकते हैं, कहीं इश्यू नहीं आया, एफ ऑफ 0 डाल सकते हैं, एफ ऑफ 1.1 डाल सकते हैं, एफ ऑफ -1.1 कुछ भी डाल सकते हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो हमारे पास फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, बस एक्स आर से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। रेंज आप देखो, बस कोई भी आप नंबर डालो, आप इसके अंदर 1001 भी डाल दो, तो भी आपका क्या आ रहा है आंसर, 1001 डिवाइडेड बाय 1001, दैट इज 1, 1 के इक्वल आ रहा है ना। तो हमारी रेंज क्या आ रही है, 1 0 1 -1, सिर्फ ये 3 हमारे पास रेंज में आ रहे हैं। तो रेंज क्या हुई हमारे पास, -1 0। सिग्नम फंक्शन की बात होते ही हमारे पास रेंज क्या आ गई, -1 0 1। सिग्नम फंक्शन की बात होते हमारे पास रेंज क्या आ गई, -1 0 1, और डोमेन क्या आ गई, आर। ठीक है, ये देखो, जब एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स भी 0 आ गया। जब एक्स की वैल्यू कुछ भी बढ़ती रहे, या पॉजिटिव की तरफ कुछ भी बढ़ती रहे, तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। और एक्स की वैल्यू अभी देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी होती रहे, पर इसकी वैल्यू हमेशा -1 रहेगी। दिस इज द ग्राफ फॉर द सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब लास्ट टाइप आ गई हमारे पास, हमने 6 पढ़ ली, 7 थे हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस, हमारे पास 7 थे, तो हम 6 पढ़ चुके हैं। 7वां लास्ट हमारे पास रहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक तो मीनिंग से समझ जाओ, इंटीजर, इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर आएगा कुछ ना कुछ आंसर। ग्रेटेस्ट है जो कि सबसे बड़ा इंटीजर फंक्शन। अब देख लेते हैं कौन सा सबसे बड़ा। ठीक है, और इसके दो नाम है, फ्लोर फंक्शन और स्टेप फंक्शन। फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं इसको, और स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं, पर मेन हमारे पास नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि जनरली यूज होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, इसको सिंबल आपका ये है, मोस्ट कॉमनली ये यूज होता है, कहीं ये पे यूज हो जाए तो घबराना मत। ठीक है, ऐसे सिर्फ नीचे वाला ये बना दिया, तो ये किससे रिलेट कर रहा है आपको, फ्लोर से, उसने फ्लोर बना दिया बस। ठीक है, पर वैसे ये ही आपका यूज होता है, ये हो जाए तो कंफ्यूज नहीं होना बस। लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.75 कर दिया, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी बेटा। देखो, अब मैं यहाँ पे आपको नंबर लाइन पे समझा देती हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसके बीच में यहाँ कहीं रहा होगा 2.75।
समझ रहे हो? यहाँ पे कहीं है ना 2.75, तो इसका है कि आंसर आएगा इंटीजर। इंटीजर हमें पता है क्या होते हैं, 0 1 2 -1 -2 -3 4 5 जो भी होते हैं वो हमें पता है वो इंटीजर होते हैं। और ग्रेटेस्ट मतलब कि जो हमें नंबर गिवन है ना उससे पहले उससे पहले जो ग्रेटेस्ट रहा है, समझ रहे? ये नहीं कि 1 0 ये भी तो इंटीजर है, जो उससे पहले ग्रेटेस्ट रहा है। तो 2.75 से पहले ग्रेटेस्ट कौन सा रहा? 2 रहा। तो ठीक है, जब ये क्वेश्चन करो तो कंफ्यूज नहीं होना, वैसे तो प्रैक्टिस करो तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन इस नंबर लाइन को हमेशा अपने दिमाग में बसा लेना। ग्रेटेस्ट कौन सा? अब कोई कोई सोचेगा इससे 3 हो जाएगा, भाई ये तो 2.75 है, 3 के ज्यादा नियर है, तो बड़े वाला। बच्चे क्या सोचते हैं, मैम बड़े वाला, जो दोनों में से बड़े वाला है। अब ये 2 और 3 के बीच में है, अब इन दोनों के बीच में बड़े वाला कौन है? 3 है। नहीं, ये नहीं, जो हमें 3 को तो जाना ही नहीं, जो इससे पहले ग्रेटेस्ट था, ठीक है, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है। अब 4 का देखो, 4 तो खुद ही इंटीजर है, तो इंटीजर ही आ गया ना, 4 तो खुद ही इंटीजर है, फिर हमें कंफ्यूज नहीं, अब ये 4 है तो ये ही है बस। अब ना हम किसी इंटरवल में है ही नहीं, ना इधर देखना ना उधर देखना। अब 0.84, अब यहाँ पे देखो ये 0 है ये 1 है, अब 0.84 भी कहीं यहीं रहा होगा, है ना? तो इसका आएगा 0, क्योंकि जो इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उधर तो जाना ही नहीं, राइट हैंड साइड तो हमें मूव करना ही नहीं। अब यहाँ पे देखो -2 -3 -4 माइनस, इधर नहीं बना लेती हूँ, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब हमारे क्या दिया हुआ है, -7.35। -7.35 कुछ यहाँ दिया होगा बेटा, ठीक है, माइनस, यहाँ नहीं होगा, इधर ही होगा थोड़ा सा, -7.35। 7 और 8 के बीच में कहने का मतलब है 3 5 है, तो इधर ही होगा, 7 के नियर होगा, -7 के नियर। तो इसके अंदर देखना बेटा, अब नेगेटिव वालों में समझो, बस ये याद रखना कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जब हमने नेगेटिव नंबर्स पढ़े थे, नेगेटिव नंबर्स में हमने ये पढ़ा था नंबर लाइन में कि जैसे जैसे हम जीरो के पास मूव करते हैं, जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड मूव करते हैं, तो हमारी वैल्यूज बढ़ती रहती हैं। तो इसके अंदर हमने क्या सीखा था कि -9 इज लेस देन -8, -8 इज लेस देन -7, ठीक है, ये उल्टे है ना, नेगेटिव में उल्टा है, अगर -7 और -8 में -8 छोटा है, बस इसको ऐसे ध्यान रखना है, जब हम पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, जीरो की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे नंबर बढ़ रहे हैं, तो हम इसमें उल्टा मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर -7.35 में -8 आएगा, -7 नहीं आएगा। तो आप किस तरीके से याद रख सकते हो कि हमारी लेफ्ट हैंड वाली वैल्यूज आएंगी, इंटीजर जो आएंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले आएंगे। अब डोमेन क्या है, आर, डाल तो हम कोई भी वैल्यू सकते हैं ना, पॉइंट वाली और वो सब हम डाल रहे हैं, लेकिन रेंज हमेशा आंसर किस में आएगा, इंटीजर में ही आएगा, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर आए, चाहे पॉजिटिव आए, चाहे जीरो आए। अब जीरो है, जीरो का जीरो, अगर इसके अंदर ये भी होता जीरो, तो जीरो का जीरो आ गया। तो रेंज क्या हुई हमारी, जेड, इंटीजर, नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव वाले भी जीरो भी, डोमेन हो रही है आर। समझ गए बेटा? मतलब जो हमारे पास रेंज है वो ये सिर्फ इंटीजर वाले, ये वाले नंबर्स हैं, इंटीजर वाले। और जो हमारे पास डोमेन है वो तो हम कोई भी ले सकते हैं ना, इसके बीच के भी ले रहे हैं, इनके इंटरवल, फिर हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, ठीक है बेटा। इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये देख रहे हो स्टेप्स बन रहे हैं, हमने यहाँ पे भी पढ़ा था ना स्टेप फंक्शन, देखो एक स्टेप्स बन रहे हैं ना आपके, ऐसा लग रहा है ना, स्टेयर्स बन रहे हैं, स्टेप्स बन रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखो, जितनी अब 0.9 है, 0.9, 0.9 देखो यहाँ रहा होगा, ये 0 और 1 के बीच में बिल्कुल 9 के पास रहेगा 0.9, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। 1.98, 1.98 भी यहाँ रहा होगा, तो इसमें क्या आएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला 1 आएगा, ठीक है। वो ये कह रहा है, अब 2 के लिए क्या आएगा, 2 आएगा। वो कह रहा है अगर 2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ग्राफ क्या कह रहा है, 2, इसको हमने वो नहीं किया ना, ऐसे नहीं किया ना, मतलब वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, और 2 से हटके जितनी भी वैल्यूज है तो उसके अंदर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज है तो उसके लिए आंसर क्या होगा, 1। ऐसे 2 और 3 में 3 इंक्लूड ना होके 3 से पहले पहले की सारी वैल्यूज के लिए आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये इसको शो कर रहा है। अब 3.11, 3.11 यहाँ कहीं रहा होगा, तो क्या आ जाएगा, 3, इसके लेफ्ट, 3 और 4 के बीच में है ना। अब ये 4.67, इसके 4 और 5 के बीच में है, तो इसके लेफ्ट वाला
5.9, 5 और 6 के बीच में है तो इसके लेफ्ट वाला। -1.4 यहाँ है, -1 और -2 के बीच में है तो इसके लेफ्ट वाला -2, -2.86 यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके लेफ्ट वाला -3। गॉट द पॉइंट? बेटा इतने अच्छे से मुझे नहीं लगता कोई इतना एक्सप्लेन करते हैं, मैं मना नहीं कर रही, बट बेटा मैं जिस तरीके से भी आपको समझा सकती हूँ, घुमा-घुमा के समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बातें छप जाएँ, बस मैं ये चाह रही हूँ। x की वैल्यू -1 कब होती है? जब -1 और 0 के बीच में होता है। 0 होगा तो 0 ही हो जाएगी ना, तो इसलिए हमने 0 पे इक्वल का साइन नहीं लगाया। और -1 होगा तब भी -1 होगी, तो जब इसके बीच में होता है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी? -1 आएगी, जब इसके बीच में होएगा सारा -1 तक, ठीक है? अब ऐसे 0 के लिए तो 0 आएगी आएगी, और जब 1 के बीच तक होएगा, ठीक है? इसको ना अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना, तो ये सब करने से पहले जो मैंने फ्रेश शीट यहाँ पे रखी थी जिसमें ग्राफ बना होता, उसकी भी ले लो, या फिर उसको देख के ड्रॉ कर लो अपने रजिस्टर में ग्राफ, ठीक है? समझाने में ना बेटा सारा वो हो जाता है यहाँ पे। ऐसे ही जब वैल्यू 1 और 2 के बीच में, 1 के लिए तो देखो 1 आएगा ही आएगा, इसलिए हमने इक्वल का साइन लगाया, लेकिन 2 से कम-कम है, 2 होते फिर 2 आ जाएगा, इसलिए 2 से कम-कम वैल्यू है। ये इतनी देखो, 2 इंक्लूड नहीं करा, 2 से कम-कम वैल्यू है और 1 तक है, तो 1 आएगा आंसर। ऐसे ही सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। और मैंने एक सबसे ईज़ी बता दिया, उसको लेफ्ट हैंड साइड वाला देख लेना बस, ठीक है? चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला देखना है। समझ आ गया बेटा? अब लास्ट टॉपिक है, बहुत छोटा-सा टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं, हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 पेज का टॉपिक है ये। अलजेब्रा, ठीक है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जब हम 2 रियल फंक्शन हमें दिए हुए हैं, एक रियल फंक्शन f दिया हुआ है, एक g दिया हुआ है, ठीक है? अब उनका दोनों का एडिशन करना है, तो हम उसको, इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है? f प्लस जी ब्रैकेट सच दैट x टू r, दोनों का सेम है ना, डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन सेम है, तो उसे x टू r, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है ये? जब f प्लस जी एक्स करेंगे तो एफ एक्स अलग से लिख सकते हैं, जी एक्स अलग से लिख सकते हैं, और उनको ऐड कर सकते हैं। अब इसका लास्ट में मैं एग्जाम्पल दे दूंगी, अब इनको बस समझते जाओ, ठीक है? ऐसे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन, दोनों f और g, x को हमने करना है तो एफ एक्स अलग से, जी एक्स अलग से, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दिया। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, स्केलर मतलब 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पूरे फंक्शन में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 है जैसे, मान लो एफ एक्स मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3, अब और अल्फा दिया हुआ है 2, तो मुझे अल्फा 2 इंटू में एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3 करना है, ठीक है? तो इसको 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, बस यही है इसका आंसर, ठीक है? और मल्टीप्लिकेशन 2 रियल फंक्शन, जो कि 2 रियल फंक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो कि हम समझते करते आए हुए हैं। ये एग्जाम्पल में बता दूंगी, जैसे एफ एक्स गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी एक्स आपको गिवन है 3x, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x, तो ये क्या आ गया? इसको इससे करेंगे पहले, तो 3x क्यूब प्लस 6x, दोनों को पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन करनी है, हर पॉइंट से मल्टीप्लीकेशन करनी है। ये तो हम सीखते आए हैं, वैसे जनरली हमने इस वे में नहीं सीखा प्रॉपर फंक्शन के वे में, पर हमने ये चीजें, ये मल्टीप्लीकेशन और ये एडिशन सब करा हुआ है अपनी छोटी क्लासेस में, ठीक है? अब आ जाता क्वोशिएंट, वही दोनों का डिवीजन, ठीक है? ये इसकी डेफिनेशन है, एफ एक्स बाई, दोनों को अलग अलग से रख देंगे। अब इसके अंदर है, सबसे पहले हम एडिशन कर लेते हैं। एफ प्लस जी एक्स किसके इक्वल होगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स के इक्वल होगा, तो एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया। एफ माइनस जी एक्स क्या होगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा। ये क्या है? एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1, अब इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना, 2x माइनस 1। अब इसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करना है अल्फा, तो इसके अंदर मान लो अल्फा की वैल्यू मैं मान लेती हूँ 2 है, तो एफ एक्स एक्स स्क्र, तो 2x स्क्र आ गया। ऐसे जी एक्स के साथ करना है, ठीक है? तो 2 इंटू में 2x प्लस 1, 4x प्लस 2, ऐसे ही अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स डॉट जी एक्स, तो इसके अंदर क्या आएगा? एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1, दैट इज 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्र, ठीक है? अब इनका क्या करना है? क्वोशिएंट निकालना है। क्वोशिएंट में क्या हो जाएगा? एफ एक्स बाई जी एक्स,
ये किसके इक्वल होता है, एफ बाई जी एक्स किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इसके अंदर भी ऐसे लिख लो, एफ डॉट जी एक्स किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। अब इसके अंदर एफ एक्स लिख दो, एक्स के कहीं से सॉल्व हो रहा है, कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, बस इसके अंदर हमें क्या लिखना है, प्रोवाइडेड एक्स इज जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू -1/2, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, और कि जीरो किस वैल्यू पे हो रहा है, अगर हम -1/2 यहाँ पे डाल देते हैं तो ये जीरो हो रहा है। तो हमें ये जब भी हम रेशन ये करेंगे क्वोशिएंट वगैरह एफ बाई जी की फॉर्म में, तो हम ये जरूर लिखेंगे, प्रोवाइडेड। बस बेटा यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो गया यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर सेट्स और सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप पूरे 100 मार्क्स लाना चाहते हो ना, पूरा मतलब पूरा टॉप करना चाहते हो, फुल मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप ये कॉन्सेप्ट जरूर 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 समझ लेना। अभी आप ये मत सोचो कि मैम ने अभी एनसीईआरटी स्टार्ट भी नहीं करी, मैं करूंगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जरूर करेंगे, हम अपनी सीरीज लेकर आएंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट होगी, लेकिन अभी जो टाइम है वो आपका है कोर्स कंप्लीट करने का टाइम। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अगर आपको सच में बेटा, अगर मतलब सच में अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो और कमेंट भी कर दो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।